yesterday's class, they must have known that कि yesterday we concluded our class in the chain reaction. हमने हमारी जो क्लास है उसको चेन रिएक्शन वाले टॉपिक पे कंक्लूड की थी, ठीक है। तो उसी को हम आगे आज लेते हैं कि जो चेन रिएक्शन है बेसिकली न्यूक्लियर फिशन में जब मल्टीपल फिशंस आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं इन एनी न्यूक्लियर फिशन, जनरली one nuclei is fissionized by the slow thermal neutrons. Thermal neutrons are the neutrons having 0.025 electron volt energy that are called thermal neutrons. तो कल हमने वो रिएक्शन आपको लिख के बताई थी, यूरेनियम इज बम्बार्डेड बाय, मैं वापस लिख देता हूं एक बार उसी इक्वेशन को, कि यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड बाय द स्लो न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स, एंड a highly unstable uranium 236 forms for very small interval of time, very negligible interval. Immediately it converts into barium, krypton, and 3 neutrons produced and energy is produced. ठीक है, इसका क्या था 56 था, इसका 36 था, और इसका शायद 144 था और 89 था, ठीक है। और here also you can see 56, 36, 92, ठीक है। तो this is the basically a nuclear reaction of one nuclei. This is the fission reaction of one nuclei. We can write, yesterday I also wrote this equation, and I told you that in this equation enormous amount of energy and around 200 mega electron volt energy produces, and 200 mega electron volt energy produces due to the fission of one uranium nuclei 235. और कल हमने आपको बताया था कि इस कैलकुलेशन को यदि हम एक्सटेंड करें फॉर द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम यूरेनियम, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के लिए ये इक्वेशन, मतलब ये एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, अराउंड 10⁻14 जूल के लगभग आई थी ये कैलकुलेशन मैंने कल आपके सामने करी हुई थी, कल की लाइव क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। तो और 1 किलोग्राम कोयले से मैंने कल बताया था कोल के बर्निंग होने से लगभग 10⁻7 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ 1 किलोग्राम यूरेनियम और एक तरफ 1 किलोग्राम कोयला, तो दैट एनर्जी ड्यू टू द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम इज 10⁻7। अब 10⁻7 का मतलब हो गया, कितना हो गया, लगाओ, है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 करोड़ हो गया ना ये। तो 1 करोड़ टाइम्स, ठीक है, तो 1 करोड़ टाइम्स इट इज हायर देन द सेम अमाउंट ऑफ द बर्निंग ऑफ द कोल. So now you can feel the advantage of the nuclear fission, and so that the advantages of the nuclear reactors. Okay. लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इन टूडेज डेट ज्यादा जो परसेंटेज है वो कोल एनर्जी का ही है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो यूरेनियम है उसका जो बेसिकली अच्छा क्वालिटी है वो हमको इतना आसानी से नहीं मिल पाता। ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसमें मेन बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं मैं आपको। तो चेन रिएक्शन में मैंने बताया था कि अभी क्या होगा, जैसे यूरेनियम न्यूक्लियाई होगा, उसके ऊपर ये न्यूट्रॉन ने बम्बारमेंट किया, बेरियम क्रिप्टॉन बना, और ये 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और 3 में से हम ये मान के चलते हैं कि एक न्यूट्रॉन का डीके हो गया, तो ये 2 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, फिर यूरेनियम न्यूक्लियाई को कैच करेंगे, वहां से फिर 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। हर जनरेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ एक आधा न्यूट्रॉन जो है वो डीके हो गया है उसका। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग में जो एक यूरेनियम फिशनाइज हो रहा था, फिर 2 यूरेनियम फिशनाइज हुए, फिर 4 यूरेनियम न्यूक्लियाई। अब ये अगेन क्या करेंगे, फिर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। देखो एक रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। Now you can see 1 2 3 4 5 6 7 8, now these will catch the 8 uraniums. अब 8 से फिर 2 निकलेंगे, तो फिर अगेन 16 64 लाइक दैट। इस तरह से न्यूक्लियर फिशन का क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा, और इस चेन को अपन क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर, चेन रिएक्शन समझ में आ गया।
तो मैंने कल आपको जो हमारी क्लास कंक्लूड हुई थी वो इस बात पे हुई थी कि चेन रिएक्शन ये देखने में तो बहुत मजा आ रहा है, आसान लग रही है कि हाँ यार एक यूरेनियम है, उस पर न्यूट्रॉन डालो, फिर 2 न्यूट्रॉन बन गए, फिर उसने 2 यूरेनियम को और कैच कर लिया, फिर 4 बन गए, फिर 8 बन गए, फिर 16 बन गए, तो अच्छी एनर्जी मिल रही है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस एक्सपेरिमेंट इन रिएक्शंस को हम करवाते हैं लेबोरेटरी में या किसी रिएक्टर में, अपन प्रैक्टिकली अपन जब बात करते हैं तो इस चेन रिएक्शंस में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं, जो जिसकी मैंने कल बात की थी कि वो हिंड्रेंसेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे आ जाते हैं जो किसी भी चेन रिएक्शंस को मेंटेन करने में रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। तो अपन उन हिंड्रेंसेस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपन ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आती है क्रिटिकल मास। क्या होता है क्रिटिकल मास? क्रिटिकल मास वर्ड इज यूज्ड फॉर द यूरेनियम न्यूक्लियाई, कि जो हमारा यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई है उसका वो मिनिमम मास जो किसी भी चेन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट मास इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल मास। और एक बात और, इसमें हम एक बात और बता देते हैं, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं ये, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से बोर्ड एक क्वेश्चंस का क्या क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या आएगा। देखो एक्चुअली थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या होता है कि हम पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको ये आइडिया भी होना जरूरी हो जाता है कि व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल चैप्टर। तो पहले तो मैं आपको चैप्टर में ये क्या एक्सप्लेनेशन हम पहले ले रहे हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाउ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक एंड सच टॉपिक्स एंड हाउ टू आंसर देम। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी स्टोरी तो आप नहीं लिखेंगे एग्जामिनेशन में, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो वो तो एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना होगा, है ना। तो वो भी हम बताएंगे। ठीक है, 31 स्टूडेंट्स आर देयर। कुछ बच्चे अभी भी लगता है सो रहे हैं, रजाई में से निकले नहीं है। ठीक है, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ठीक है, तो अंडरस्टूड बच्चों, क्रिटिकल मास के बारे में बात कर रहा था। तो इसमें एक बात और हम बता देते हैं कि यूरेनियम जो है उसके मैंने कल बताया था 3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 234 और यूरेनियम 235। इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है तकरीबन 99.8% वो यूरेनियम 238 का होता है, और ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, और ये लगभग आपका 0.1% का होता है, और ये और भी नेग्लिजिबल होता है। मतलब यूरेनियम का जैसे मान लीजिए हमको माइनिंग करके यूरेनियम एक स्टोन के रूप में मिलता है, जादूगोड़ा में माइनिंग है हमारे इंडिया में, वहां पे माइनिंग होती है इसकी, और अर्थ के अंदर से इसको डिगिंग करके निकाला जाता है माइनिंग प्रोसेस से, और फिर इसको वहां पे प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग करके फिर एनएफसी में इसको भेजा जाता है, वहां पे फिर इसके येलो केक उसको बोलते हैं, बंडल्स बनते हैं यूरेनियम फ्यूल के। ठीक है, और वही एनएफसी हमारे यहाँ भी चालू हो जाएगा 5-6 साल के अंदर, तो वही बात है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है। तो वहां पे यूरेनियम 235 क्या होता है, फिशनेबल होता है, जो स्लो न्यूट्रॉन से क्या हो जाता है, फिशनाइज हो जाता है, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा हाई फाई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, कम एनर्जी के न्यूट्रॉन से ही या मॉडरेट एनर्जी के न्यूट्रॉन से, मैं बताया था थर्मल न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, उन एनर्जी से ही ये क्या हो जाते हैं बच्चों, फिशनाइज हो जाता है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, लेकिन उस सैंपल के अंदर तो हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह से जो यूरेनियम का जैसे स्टोन मिला तो उसमें से यूरेनियम 235 को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमें उसमें से यूरेनियम 235 अमाउंट एक्सट्रैक्ट करके एक नया यूरेनियम का सैंपल हम बनाते हैं, जिसमें केवल यूरेनियम 235 का अमाउंट ही रहता है। यूरेनियम 238 की प्रॉब्लम क्या है कि यूरेनियम 238 का जो कोर होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो स्टार्ट तो हम करा देंगे न्यूक्लियर चेन, एक बार न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट तो करा देंगे, लेकिन इसको हर जनरेशन में इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, और इतने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कोई जरूरी नहीं कि हमेशा निकले। ठीक है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक स्टेप के बाद ये फिशन होना बंद हो सकता है, इसलिए यूरेनियम 238 इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यूक्लियर फिशन। क्लियर बच्चों? यूरेनियम 234 इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब यूरेनियम 235 भी बहुत कम होता है सैंपल में, तो लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इतना होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूरेनियम सैंपल में से यूरेनियम 235 को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो वो एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस ही एनएफसी में होता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है वहां पर होता है। तो क्रिटिकल मास में यही ध्यान रखना है कि मिनिमम मतलब यूरेनियम 235 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना और उसका इतना मास डेवलप करना जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए हमारा क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो पहली हिंड्रेंसेस क्या है कि क्रिटिकल मास, पहली हिंड्रेंस क्या है चेन रिएक्शन में, यूरेनियम 235 जो हमारा फ्यूल है उसकी अबंडेंस को इंक्रीज करना, उसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये काम हमें करना पड़ता है और इसका एक स्पेशल प्रोसेस होता है, वो अभी हमारे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक प्रोसेस, एक टर्म आती है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एक टर्म आती है यहाँ पे। तो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, वी कैन से हियर। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है बच्चों, कि multiplication factor can be written as K, that is defined as the rate of production of the fissionable neutrons, production of, मैं यहाँ पे suitable neutrons लिख देता हूं। अब यहाँ पे suitable neutrons का मतलब आपको समझ में आ रहा है, suitable neutrons का मतलब जो न्यूट्रॉन्स डिके करने के लिए कैपेबल हैं और रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो रेशियो होता है, that ratio is called as the multiplication factor। रिमेंबर, दिया आपके एनसीईआरटी में दी हुई टर्म्स है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये सब टर्म दिया गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सुटेबल न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ डिके ऑफ द न्यूट्रॉन्स, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इस रेशियो को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, 34 students are there in the class, okay, 6 + 3 9 are absent। उत्कर्ष श्रीवास्तव को चेक करते हैं, देखा आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि नहीं आया होगा, वैसे तो नहीं आया। देखो मेरी उम्मीद कभी गलत नहीं निकलती। यश शर्मा आ गया, लेकिन आज क्या बात है, यश शर्मा का नाम आ रहा है। अब पता नहीं नाम तो आ रहा है, तो भाई ऐसा तो नहीं क्लास ऑन करके। यश शर्मा जरा बोलना कुछ, प्रेजेंट सर। यश शर्मा प्लीज से समथिंग लाइक प्रेजेंट सर ही बोल दो। देखो यश शर्मा ने अभी भी प्रेजेंट, यश शर्मा अनम्यूट योर सेल्फ एंड से प्रेजेंट सर। देखो यश शर्मा की आवाज नहीं आ रही है ना, उसका नाम आ रहा है, ये है डाउट। इसे बोलते हैं ऑनलाइन बंकिंग। यश शर्मा प्लीज से समथिंग, आई एम टॉकिंग टू यू माय डियर। यस सर। अब आया है, तो इतनी देर मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी क्या, या चले गए थे कहीं? ऑनलाइन बंकिंग किसे कहते हैं कि मोबाइल पे क्लास ऑन कर दो। हालांकि यश शर्मा अपने मत लेना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। ये हो सकता है आप नहीं सुन पाए हो, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग की मैं बात कर रहा था कि क्लास ऑन कर दो, कैमरा अनम्यूट कर, कैमरे को ऑफ कर दो, माइक को अनम्यूट कर दो, मोबाइल को रख दो, मोबाइल को टिका के रख दो टेबल के, और अपने आराम से जो मन में आए वो करो। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग। दैट यू शुड नॉट डू, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, तो उत्कर्ष श्रीवास्तव भी नहीं आए हैं एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, अच्छी बात है, चलो पढ़ाना में ध्यान लगाते हैं अपन अब। तो अब देखो क्या होता है बच्चों की, ये के होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सुटेबल न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें क्या है कि तीन कंडीशन अपन लेके चलते हैं। यदि मान लीजिए के का वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये कंडीशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, के इज लेस देन 1 है तो रेट ऑफ डिके ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन से। तो रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो एक जनरेशन ऐसी आई। जनरेशन किसको बोल रहा हूं, यूरेनियम के फिशन, ये एक जनरेशन, दैट इज सेकंड जनरेशन। फिर ये 4 यूरेनियम, दैट इज थर्ड जनरेशन, लाइक दैट। तो अब अलग अलग जनरेशन में मान लो डिके रेट ज्यादा है। डिके रेट मतलब जैसे मान लो 3 न्यूट्रॉन्स बने, फिर 3 के 6 बने, 6 के 9 बने। तो अब उसमें से क्या हो रहा है कि सुटेबल न्यूट्रॉन्स का कुछ एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, या दे आर नॉट एबल टू फिशनाइज। तो डिके रेट, डिके ऑफ न्यूट्रॉन रेट ज्यादा है और प्रोडक्शन रेट कम है, तो के लेस देन 1 होगा।
तो कुछ देर बाद क्या होगा, चेन रिएक्शन स्टॉप। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी कैन से, चेन रिएक्शन विल स्टॉप, चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। यदि मान लीजिए के ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिके। मतलब सपोज मान लो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स कैपेबल है फिशनाइज करने में, तो यहाँ 4 हो जाएंगे, फिर वहां पे 8 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16, 34, 64 लाइक दैट। तो आपका जो चेन रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन क्या होने लग जाएगा, एक्सप्लोजिव मोड में चला जाएगा। चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजिव मोड में चला जाएगा। इसको बोलेंगे एक्सप्लोजिव मोड ऑफ चेन रिएक्शन। आपका जो चेन रिएक्शन है वो क्या चला जाएगा, एक्सप्लोजिव मोड में चला जाएगा। और इस तरह की चेन रिएक्शन हमें कहां देखने में मिलती है, एटम बम में देखने को मिलती है। चेन रिएक्शन का जो एक्सप्लोजिव मोड होता है, एक्सप्लोजिव रूप होता है, जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ डीके कम होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है बहुत सुटेबल न्यूट्रॉन्स का, जो फिशनेबल न्यूट्रॉन्स है, जो फिशन करने लायक है किसी यूरेनियम को, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इस तरह की कंडीशन में के ग्रेटर देन होने का मतलब एक्सप्लोजिव मोड, मतलब आपके यूरेनियम उस सैंपल के अंदर कंटिन्यूअसली फिशनाइज होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, और एटम बम जो है वो आपका इसमें बेसिकली एग्जांपल माना जाता है। लेकिन एटम बम हमारे कोर्स में भी नहीं है ना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। बस मैंने आपको केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि यदि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के ग्रेटर देन 1 है तो दैट इज एटम बम कंडीशन, वो एटम बम की कंडीशन है। और अब हम आते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पे, जो हमें पढ़ना है, के इक्वल्स टू 1, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। के इक्वल्स टू 1 वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एंड सच टाइप ऑफ चेन रिएक्शन वी सी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इस तरह की जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे होती है, यानी बैलेंस है। जैसे मान लो अपन क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ फिशनेबल न्यूट्रॉन्स फिक्स कर देते हैं कि भाई अब इसमें क्या होगा, हर जनरेशन में 3 न्यूट्रॉन्स या 5 न्यूट्रॉन्स, वो डिपेंड करता है उस कंडीशंस पे। तो 6 न्यूट्रॉन्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब वो इस तरह से करते हैं कि 6 वो कंटिन्यूसली फिक्स ही रहती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बोले सर यहाँ तो कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ तो 2 न्यूट्रॉन, तो यहाँ तो 2 के कितने सारे न्यूट्रॉन्स हो गए, और आप कर रहे हो तो फिक्स। तो ये न्यूट्रॉन्स कम कैसे करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोलिंग रोड्स। तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की वो पावर रखती है। तो वही बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 बातें हम बता रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में के इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे काम आती है कंट्रोलिंग रॉड्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या काम आती है बच्चों, कंट्रोलिंग रॉड्स काम आती है। तो कंट्रोलिंग रॉड्स किसकी बनी हुई होती है, कैडमियम की बनी हुई होती है, सीडी, कैडमियम रॉड्स वी कैन से। तो कैडमियम में एक प्रॉपर्टी होती है नेचुरली कि ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बेंट होता है, न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्ब करने वाला होता है ये। तो जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई चेन रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो हर जनरेशन इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब अच्छे में क्या होता है कि जैसे इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होते हैं, इस तरह से ब्लॉक होता है, मैं अभी ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से। तो ये तो आपकी क्या होती है, फ्यूल आपका रॉड्स में होता है। आपको पता ही होगा ये फ्यूल जो होता है वो रॉड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, बंडल्स होते हैं उसके रॉड्स के। और उसी के साथ आपकी कंट्रोलिंग रोड्स भी वहां पे इंसर्टेड होती है, कैडमियम की रॉड्स। तो ये कैडमियम की रॉड्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ तक आपकी जा सकती है एज पर और रिक्वायरमेंट। मतलब इनके वहां पे अलग अलग लेवल्स वहां पे इंडिकेटेड होते हैं, पूरा मशीनरी है वहां पे। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग डेप्थ तक ये कंट्रोलिंग रोड्स आपकी जा सकती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी अलग अलग डेप्थ तक उसको इंसर्ट करा के न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। जैसे कई बार शटडाउन का मतलब होता है कि वो चेन रिएक्शन में बंद ही करानी है कुछ टाइम के लिए, मेंटेनेंस प्रोसेस की अपन बात करते हैं जैसे कई बार। तो वहां पे चेन रिएक्शन को बिल्कुल खत्म कराना, तो अपन इसको मैक्सिमम डेप्थ तक इंसर्ट करा देते हैं। तो वो जितने भी सिस्टम में न्यूट्रॉन्स होते हैं सबको वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और हमारी चेन रिएक्शन क्या हो जाती है, खत्म, स्टॉप हो जाती है फॉर पर्टिकुलर टाइम। और फिर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको वापस क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे, उसकी डेप्थ को वापस कम कर देंगे। तो वहां पे फिर वो वापस चेन रिएक्शन हमारी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी रह जाएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को कंट्रोल करने का जो काम करती है
वो करती है कंट्रोलिंग रोड्स। किस मटेरियल की बनी हुई होती है? कैडमियम की बनी हुई होती है। दिस थिंग्स आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। ये सब बातें आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। ये जो बताया ना, क्रिटिकल मास, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कंट्रोलिंग रोड्स, चेन रिएक्शन में के की वैल्यू को 1 के आसपास रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग रोड्स का यूज करना पड़ेगा। फिर कई बार ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो बहुत ही कम हो गए, तो फिर इसको और ज्यादा पुल अप कर लेंगे तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो एक फिशन होते ही 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। एक न्यूक्लियाई का फिशन होते ही 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं अपन को, ये आप ध्यान रखिए। तो वहां पे तो आप देखो कि सैंपल के अंदर सपोज मान लो 8-10 किलो यूरेनियम को एक साथ अपन इंसर्ट कराते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। अब आप देखो कितने कितने न्यूक्लियाई हो गए। 235 ग्राम सैंपल में ही 10⁻23 न्यूक्लियाई होंगे आवागाद्रो कंसेप्ट से अपन बात करें तो। मतलब 235 ग्राम का यूरेनियम का एक बंडल मेरे पास, हम इमेजिन करें कि उसमें 235 ग्राम यूरेनियम भरा हुआ है, तो केवल कितने न्यूक्लियाई हो गए उसमें? यूरेनियम 235, 10⁻23। ह्यूज अमाउंट, सच ए ह्यूज अमाउंट इज देयर। और ऐसे मान लो आपने यदि 1 किलोग्राम यूरेनियम भी ले लिया तो वो मल्टीपल कितने हो गए न्यूक्लियाई, आप देख सकते हो। तो इसलिए वहां पे बेसिकली अपन ये कहते हैं कि जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसीलिए कंट्रोलिंग रोड्स की जरूरत पड़ती है। ये क्या कर लेती है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को, जो कि उस रिएक्शन को एक्सप्लोसिव मोड में ले जा सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक्सप्लोसिव मोड आ गया तो हमारा तो रिएक्टर खत्म हो जाएगा, रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा हमारा। तो रिएक्टर में जो हमारी कोशिश ये होती है कि चेन रिएक्शन को कंट्रोल रखा जाए। चेन रिएक्शन क्या रखा जाए? कंट्रोल मोड में रखा जाए। और इसके लिए हमारे सबसे ज्यादा सुटेबल कौन होती है? कंट्रोलिंग रोड्स। आई थिंक इट इज क्लियर। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। मैं एक्चुअली आपको जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारा सिलेबस है उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी इसमें फिर एडवांस नॉलेज के लिए तो फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, काफी चीजें हैं होने को तो। लेकिन मैं उतना बता रहा हूँ जितना हमारा एग्जाम में जरूरत है, और उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है थोड़ा। ठीक है। बाकी यदि इसमें और ज्यादा आपको डेप्थ में जाना है तो फिर इसमें जैसे यदि किसी किसी के फादर जैसे एनटीसी में हो, न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर में यदि किसी के पेरेंट हो, फादर हो, तो ही कैन एक्सप्लेन इन बेटर वे। ठीक है ना। एनटीसी में यदि कोई है, जैसे न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर वाले जो होते हैं, उनको पूरा डेप्थ तक नॉलेज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है और क्यों होता है। मतलब हम तो उसका भी काफी कम पढ़ रहे हैं, वो पूरे डेप्थ तक वो आपको बता देंगे कि वो कितने डेप्थ तक जाती है, उसका मेजरमेंट वो जानते हैं। और यूरेनियम फ्यूल में कितना किलोग्राम यूरेनियम डालते हैं, बंडल का पूरा चौड़ाई लंबाई, लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह सब उनको पता होता है, सारी नॉलेज उनको होती है। तो आप फिर वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी एनटीसी वाले से। ठीक है ना। कोई एनटीसी में यदि किसी का हो तो, एंड न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर में यदि कोई हो तो वो देन ही कैन एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में जो का है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में किसी ये नहीं कि अब एनटीसी वालों को ढूंढने लग जाओ आप कि बोले हमें तो अब एनटीसी वाला अंकल से मिलना है। किसी से मैं आपको उतना तो, ये तो आपके इच्छा पर है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, आपको और जानना है, तब आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में जो हमारे आएगा 12th के पर्पज से जो आएगा, तो दैट इज सफिशिएंटली मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो खैर ये बात हो गई। इसमें फिर एक आता है कूलेंट। कूलेंट से पहले आता है मॉडरेटर्स। मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। मॉडरेटर क्या होता है कि जैसे हमारी जो चेन रिएक्शन हुई, चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई या चेन रिएक्शन में यूरेनियम का फिशन हुआ, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चली जाती है। मतलब दो बातें हैं, कंट्रोलिंग रोड्स तो बात कर रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करेगी, ये कंट्रोल करेगा एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स को। मतलब एक्चुअली देखो इसमें एक बात और है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को। सपोज मान लो एक ग्लास है ना। अब ग्लास पे सपोज मान लो आप बुलेट फायर करो एकदम, तो कई बार आप देखा होगा कि वो पूरे ग्लास को नहीं तोड़ के एक छोटा सा छेद करके उसमें से, यानी जो बुलेट के साइज का होल है वो होल करके उसमें से पेनिट्रेट हो जाती है, और बाकी का जो ग्लास है, बाकी के जो ग्लास पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज रहते हैं। देखा है ना ऐसी सिचुएशन, फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं है ना। कई बार हम देख सकते हैं शायद। और यदि आप उसी ग्लास पे एक तेज स्टोन मारे तो वो पूरा ग्लास चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कुछ ऐसी ही कहानी है।
अब जैसे मान लीजिए हमारा यूरेनियम 235 का पूरा एनवायरनमेंट है, पूरे बहुत सारे करोड़ों अरबों न्यूक्लियाई हैं, 10⁻23 न्यूक्लियाई से भी ज्यादा न्यूक्लियाई है। अब उसमें क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है, वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चली जाती है। तो जिस तरह से एक बहुत हाई वेलोसिटी की बुलेट एक ग्लास पे जाके उस ग्लास पे छोटा सा होल करके चली जाएगी, वो पूरे ग्लास को वो पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक उसी तरह से उस न्यूक्लियर रिएक्टर के एनवायरनमेंट में भी ऐसा होता है कि ये वो हाईली एनर्जेटिक जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो बाकी के न्यूक्लियाई को फिशन किए बिना ही सराउंडिंग में एक्सकेप कर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कि वो यदि उनकी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल न किया जाए, उनकी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करके कम न किया जाए, तो वो बाकी के जो यूरेनियम न्यूक्लियाई है जो सिस्टम में मौजूद है कि आओ हमें फिशन करो, वो तो कह रहे हैं कि हमारा फिशन होना चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रॉन्स इतने एनर्जेटिक हो गए कि वो उनको फिशन किए बिना ही सिस्टम से एस्केप कर गए। तो ये भी कंडीशन सही नहीं है ना एक चेन रिएक्शन के लिए। फिर हमारा क्या खतरा हो जाएगा, वो K<1 वाली कंडीशन होने की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो रिएक्टर चेन रिएक्शन खत्म होने की बात आ जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इस हिंड्रेंस से निपटने के लिए यूज किया जाता है मॉडरेटर्स। और मॉडरेटर्स का एग्जांपल होता है ग्रेफाइट रॉड्स, ग्रेफाइट की रॉड्स, और D2O भी आपका मॉडरेटर में काम आता है, हैवी वाटर जिसे अपन बोलते हैं हैवी वाटर। तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड एज ए मॉडरेटर। इनका क्या काम होता है कि कई बार ऐसे न्यूट्रॉन जो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है एंड देयर इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी फॉर सच न्यूट्रॉन्स दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम विदाउट फिशन, विदाउट फिशनाइज द अदर न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम, then they slow down the speed of such neutrons, such neutrons। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रेफाइट रोड या D2O के जो पार्टिकल्स होते हैं दे सफर द इलास्टिक कोलिजन, वो इलास्टिक कोलिजन करके उनकी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। और वो स्लो डाउन करके, और उसका पूरा मैकेनिज्म होता है, वो उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस अभी एक मोटे मोटे रूप में समझना है कि वो उनकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करके 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल तक लेके आ जाते हैं, जो कि किसी यूरेनियम 235 को फिशन करने की एक आइडियल एनर्जी मानी गई है न्यूट्रॉन्स की। 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी थर्मल एनर्जी जो है वो यूरेनियम 235 को फिशनाइज करने के लिए एक आइडियल एनर्जी मानी गई है। हमारी मेरी बात, तो दैट एनर्जी बेसिकली वी हैव टू ऑब्टेन। तो आई थिंक मॉडरेटर इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मॉडरेटर का फंक्शन और कंट्रोल रोड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। मॉडरेटर कर रहा है बहुत फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड को कम करने का, और कम क्यों करना चाहते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बकायदा एग्जांपल देके आपको। व्हाई वी वांट टू रिड्यूस द स्पीड, बिकॉज स्पीड रिड्यूस करने नहीं करेंगे तो वो बिना फिशनाइज किए ही सिस्टम से एस्केप कर जाएंगे न्यूट्रॉन्स। ज्यादा वेलोसिटी भी अच्छी नहीं होती है ना, यस। तो दैट इज द बेसिक कंडीशन, ओके। और एक तीसरा इसमें पार्ट आता है कूलेंट, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब क्या होता है कि न्यूक्लियर फिशन हुआ, न्यूक्लियर फिशन होने से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जैसे अपन ने कल एक्सप्लेन किया था कि एक न्यूक्लियर के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एक यूरेनियम 235 के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इतनी जो एनर्जी होती है ये हीट प्रोड्यूस करती है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। और इस हीट को हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा रिमूव करना होता है, इस हीट की कंट्रोल करना होता है। यदि इस हीट को कंट्रोल नहीं किया जाए तो भी जो हमारे रिएक्टर बिल्डिंग के जो पार्ट्स हैं, वैसे तो आजकल कई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का यूज किया जाता है, कई पॉलीमर्स आ गए हैं और नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाने लगा है। नैनो मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, हीट टॉलरेंट वी कैन से। लेकिन फिर भी एक्सेसिव हीट जो होती है वो किसी भी रिएक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। वो एक्सेसिव हीट को किसी न किसी रूप में क्या कर सकती है, वहां पे डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये भी इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि कूलेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव करने का जो काम है
उस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव करने का जो काम है वो कौन करता है, बेसिकली आपका कूलेंट करता है। और कूलेंट का एग्जांपल हो गया D2O अगेन। हमारा जो इनिशियली न्यूक्लियर रिएक्टर बने थे अप्सरा, ठीक है ना, अप्सरा रिएक्टर बना था तारापुर में, रिसर्च रिएक्टर थे, और फिर उसके बाद हमारे कमर्शियल रिएक्टर्स जो आज चल रहे हैं, तो इनिशियली जो है उनमें D2O ही यूज किया जाता था। अब तो कई नए मटेरियल आ गए, अब तो लिक्विड नाइट्रोजन सोडियम वगैरह भी, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह भी कूलेंट के रूप में यूज, मतलब जो गैसेज होते हैं उनको बहुत कंप्रेस करके ठंडक पैदा की जाती है, ठीक है ना, कूलेंट के रूप में आजकल गैसेस का भी यूज होता है। लेकिन पहले D2O का ही यूज, अभी भी होता है D2O का, जैसी बात नहीं है, लेकिन अब क्या होता है कि कई गैसेस को कंप्रेस करके भी यूज किया जाता है कूलेंट, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जो है D2O जो हमारे रिएक्टर बनना चालू हुए थे तब हैवी वाटर, तो इसीलिए वो हैवी वाटर प्लांट बने जगह जगह, तो वो इसीलिए बने ताकि हैवी वाटर दो जगह काम आ रहा है, आप देख सकते हैं मॉडरेटर में भी काम आ रहा है और वो कूलेंट में भी काम आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज कूलेंट, ठीक है। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा बेसिकली इसमें ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अब आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा कि एक रिएक्टर में काम कैसे होता है, कि रिएक्टर में एक तो रिएक्टर बिल्डिंग में, मेन रिएक्टर बिल्डिंग में आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फिशन होगा, जो आपका यूरेनियम फ्यूल बंडल्स होंगे वहां रखे जाएंगे, वहां पे फिशन होगा, फिशन से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को पहले कूलेंट की हेल्प से थोड़ा उसका हीट को रिड्यूस करेंगे और उसको फिर काय में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में उसको कन्वर्ट करके और उसको हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे। तो वो जो स्टीम है, वो स्टीम आपकी क्या करेगी, टरबाइन को चलाएगी। मतलब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको पहले स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को चलाती है। तो दैट टरबाइन और वो आप देखो स्टीम बहुत बहुत ज्यादा उसके साइकिल पर सेकेंड होते हैं, उसके जो आरपीएम होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो टरबाइन जब रोटेट करेगी तो उससे आपका जनरेटर का आर्मेचर कनेक्टेड होगा, और जनरेटर जब रोटेट करेगा तो फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करेगा, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ईएमआई प्रोसेस, ईएमआई से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एसी जनरेटर लगे हुए होते हैं, यदि हमें एसी वोल्टेज चाहिए, एसी वोल्टेज ही हम यूज करते हैं हाउस होल्ड सर्किट्स में, तो वहां पे एसी जनरेटर्स आपके लगे हुए होंगे, और वो एसी जनरेटर्स बड़े बड़े एसी जनरेटर्स होते हैं। वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी को फिर जो हाई टेंशन लाइंस होती है वहां पे ट्रांसफार्मर का भी रोल होगा। मैं बताया था ना, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको स्टेप अप करेगा, हाई वोल्टेज, ठीक है ना, हाई वोल्टेज पे स्टेप अप करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा प्लांट पे, प्लांट का जो आउटपुट होगा एकदम जनरेटर के बाद लगा हुआ होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको स्टेप अप करके, और फिर हाई वोल्टेज लाइन होती है, हाई टेंशन, आप देखना प्लांट से बहुत सारी हाई टेंशन लाइन जा रही नहीं जा रही है, वो ग्रिड की तरफ जा रही है। कभी आप देखना हमारे प्लांट के आसपास से बहुत सारी हाई टेंशन लाइन की एक सीरीज जा रही है, यू मे हैव सीन, आराम से आप घाटे पे भी देख सकते हो, बहुत सारी, वो सारी प्लांट से हाई टेंशन लाइन भी आ रही है, वहीं से वो लाइन ग्रिड पे जा रही है सीधी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे भेजी जाती है और ग्रिड से फिर वो टाउन्स में सप्लाई होती है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो इसमें अब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको ये जो छोटे छोटे मैंने टर्म्स बताए हैं, कंट्रोल, एक इसमें एक सेफ्टी, इसमें एक वो भी है प्रोटेक्टिंग लेयर, मतलब एक कंक्रीट सीमेंट का पहले अपन क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट जो है वो बाहर ना आ पाए, रेडिएशंस जो है वो बिल्डिंग से, रिएक्टर बिल्डिंग से बाहर, तो रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर पहले बाहर में एक बहुत मोटी थिक उसकी वॉल बनाई जाती है कंक्रीट की, और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, हीट टॉलरेंट, रेडिएशन टॉलरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पहले एक वॉल बनाई जाती है, और उस वॉल से बेसिकली क्या हमें सेफ्टी मिलती है एक तरह से, ठीक है। तो ये है आपका पूरा चेन रिएक्शन। अब हमने आपको देखो एक चेन रिएक्शन में क्या क्या हिंड्रेंसेस होते हैं और उन हिंड्रेंसेस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, और एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मेन पार्ट क्या क्या होते हैं वो मैंने सब आपको बता दिया है। और इनमें से अब देखो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इस बार आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस हुए, केस स्टडी वाला क्वेश्चन वो भी यहाँ पे बन सकता है, केस स्टडी या पैराग्राफ क्वेश्चन, आपको न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे देगा, और फिर उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये बता दिया ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग रोड, एक एमसीक्यू दे देगा, विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए कंट्रोलिंग रोड, तो कैडमियम, मतलब ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें से, इजी ही क्वेश्चंस जनरली आते हैं, तो वो आप उसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम भी बता देंगे, और बाकी आप जो लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखेंगे,
क्योंकि अब आपको जो है 2 ही चैप्टर हमारे रह गए, तो नाउ यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द लास्ट 10 years पेपर्स। 2012 से आप ले सकते हैं, 2012 से लेके 2020 के जो पेपर्स हैं, नाउ यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग दैट पेपर, सीइंग दैट पेपर, देन यू विल गेट ए वेरी एक्सीलेंट आइडिया। मतलब मैं ये कभी नहीं कहता कि पेपर करके चले जाओ, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन पेपरों में से पेपर आएगा, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लास्ट 7-8 साल के पेपर देखने करने से, सोल्व करने से और उनको देखने से हमें एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि किसी पर्टिकुलर कोई भी जो चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आ जाती है। एक्चुअली एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है क्वेश्चन, हम पूरे नोट्स पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर हम याद कर लेते हैं, है ना, उसके न्यूमेरिकल वगैरह भी हम कर ही लेते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पकड़ में नहीं आती है। आपने भी फील किया होगा आई थिंक, ये बात 11th क्लास में भी आप सब पढ़े हो, ऐसी बात नहीं है फिजिक्स। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपके मन में जब एग्जाम खत्म हो जाता है, अरे ये तो मुझे आता था लेकिन ये इसमें ये करना था, ये मुझे पता नहीं था, ये तो मुझे आता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें ये करना था। इस तरह की सिचुएशन कई बार आपके सामने आई होगी पास्ट में भी। और तो ये सब पॉसिबिलिटी, ये सब कमियों को दूर करने का तरीका होता है लास्ट 7-8 ईयर्स के पेपर्स को अच्छी तरह से करना, उससे हमारे मन में एक अच्छा आइडिया डेवलप हो जाता है। अब जैसे हमने पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वगैरह पढ़ ली, हमने पूरा न्यूक्लियर फिशन पढ़ लिया, पूरा न्यूक्लियर का चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन अब हमें अभी भी अब क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है ना, और प्रिपरेशन शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको उसमें पेपर्स दे। बाकी मैं भी आपको अभी एक बार हमारे 2-3 चैप्टर निपट जाए, फिर हमारा यही काम है, बस क्वेश्चन डिस्कस करना, पेपर डिस्कस करना, और क्या है। तो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, आई होप दैट इज क्लियर। एनी डाउट यू कैन आस्क, एनी जो डाउट मैं बता पाऊंगा उसमें आपको डेफिनेटली आई विल टेल यू। एनी डाउट इन योर माइंड इज राइजिंग regarding chain reaction, regarding nuclear fission and regarding nuclear reactor, which may be useful in your board exam, you can definitely ask me, ठीक है ना। अभी 35 बच्चे ऑन रोल हैं, तो इट इज वेरी गुड टाइम टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ योर अटेंडेंस। एंड टुडे 35 मतलब 8 बच्चे आज नहीं आए हैं, 8 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। एक दो बातें और बता देता हूँ, फिर मैं क्लास कंक्लूड करूंगा। एक दो बातें और बता देता हूँ बस फटाफट से। फर्स्ट I take the attendance photograph. Ekansh Malav. Okay. So these are your attendance purpose. Utkarsh Srivastav today absent, and many 7 students are still absent. और एक और आपको इसमें बताऊं, एक होता है प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो आपके इसमें बुक में बताया भी गया है कि यूरेनियम 238 जो होता है, देखो एक रिएक्शंस आपके यहाँ बताई गई है, मैं वो रिएक्शन लिख देता हूं, देन यू विल गेट एन बेटर आइडिया। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, और फिर ये हो गया लगभग। जैसे एक्चुअली यूरेनियम 238 है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट कराया, तो यूरेनियम 239 आपका बनता है, और ये इमीडिएटली नेपच्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 239 93, और एक बीटा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं सॉरी इसको। और ये जो नेपच्यूम है दैट इज 93 239, ये आपका फिर प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, 94 इसका होता है, और यहाँ पे फिर एक बीटा पार्टिकल निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। ये एक्चुअली बीटा पार्टिकल एक्चुअली हमने आपको शायद बताया नहीं है, बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्चुअली, इसे तो मैं कह रहा था रेडियो एक्टिविटी नहीं हटानी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। 92 93, तो क्योंकि एक बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, बीटा माइनस पार्टिकल बोलते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्लूटोनियम 94 239 है, ये भी आपका इजीली फिशनेबल है यूरेनियम 235 की जगह। और आप देखिए किससे बना है, यूरेनियम 238 से बना है।
तो यूरेनियम 238 भी कोई वेस्ट नहीं है देखा जाए तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूरेनियम 238 को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते फिशन में। डायरेक्ट यूज करेंगे तो वो फिशन नहीं होगा, तो पहले उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ती है, उसका अपन को न्यूक्लियर चेंज करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करा के यूरेनियम 239। अब इसमें क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी का चक्कर है सारा, ठीक है ना। तो वो नेपच्यून में बदला और नेपच्यून फिर आपका प्लूटोनियम में बदला। इस तरह की रिएक्शंस आपकी लेबोरेटरी में कराई जाती है और यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बना के दैट प्लूटोनियम 239 इज आल्सो फिशनेबल। तो ऐसा भी नहीं है कि यूरेनियम 238 बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि वो फिशनेबल वो खुद नहीं है, लेकिन उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं प्लूटोनियम 239 में। तो अभी हमारे कई रिएक्टर्स में ये प्रोसेस भी चालू किया गया है, ठीक है ना। तो ये है, तो इस टेक्निक से अपन क्या कर सकते हैं, यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करके फिशन करा सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी और यूरेनियम 235 को कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट फिशनेबल होता है, डायरेक्ट वो आपका फिशन में काम आता है यूरेनियम 235, ठीक है। उसको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज डायरेक्टली यूज्ड इन ए फिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कूलेंट, कंट्रोलिंग रोड्स एंड ऑल मेनी थिंग्स, मॉडरेटर्स। इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए आप लोग, ठीक है। और डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एक दिन का चैप्टर और बचा है, लास्ट क्लास एक चैप्टर की बची है इसकी। एक चैप्टर एक क्लास मतलब एक न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिस्कशन थोड़ा बाकी है, तो एक क्लास लगेगी न्यूक्लियर फ्यूजन की। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पढ़ाएंगे। फ्यूजन मतलब जुड़ना, मैंने बताया था आपको न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से मिलती है, फ्यूजन एंड फिशन। फिशन मैंने बताया आपको। नाउ वी विल एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें बहुत लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन जैसे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हाइड्रोजन जैसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करके फ्यूज होके रिलेटिवली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियाई, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हीलियम 2He4 होता है, उसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे और बतानी है हमको, क्योंकि वो भी इतना इजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है कि हाँ भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज हो गए। तो उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे उसके अंदर एक पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। और प्रैक्टिकली वो न्यूक्लियर फ्यूजन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सन में देखने को मिलता है। वो भी हम बताएंगे क्या क्या रिएक्शंस, उसमें कुछ कुछ रिएक्शंस है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश देन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें और बचा है, ओके, एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस आल्सो फॉर दिस चैप्टर. So students, that's why now the time is also over, 8:50 is also there and your next chemistry class is waiting. So that's why 10 minutes gap is necessary. So now we stop the recording first of all. Yes.